हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी एतबार का रिश्ता, एपिसोड 11। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं कहानी एतबार का रिश्ता, एपिसोड 11। मैं परेशान हो रहा हूँ मम्मी भाई। यूं तो कभी सच सन 50 की माएँ अपने बेटों के रिश्ते तय नहीं करती थी। कहीं आप भी तो मेरे फर्ज से सुबुकदोश होना नहीं चाहते? अली ने परेशान होने के कामयाब एक्टिंग की थी। हाँ, जैसे लाल लाल टके हैं ना तुम में। और उन्होंने तो गोया मैरिज ब्यूरो खोल रखा है। अशीब ने दोनों का मजाक उड़ाया था। तभी हारून की गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर वे तीनों मुतवजा हुए थे। रात का खाना खाकर वो दोनों लौटते थे। एक बहुत अच्छा दिन गुजारने के बावजूद अशीब को मोहतशिम की गुफ्तगू भूली नहीं थी। इधर उधर की चंद बातों के बाद इसने इस बारे में पूछ ही लिया था। तुम अभी तक इसी में अटकी हो? जाहिर है मेरा भाई है, मुझे तो फिक्र होगी। वो मुस्कुराई। मोहतशिम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए लख्त भर को चेहरा मोड़कर उसे देखा था। मेरा ख्याल है कि उसे भी पुलिस में ले आऊं। वो क्यों? वो खुश नहीं हुई थी। भाई, इस शबे में भी पढ़े लिखे और ज़हीन लोगों की जरूरत है, इसलिए रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकते हुए कहा। आप है ना, बस यही काफी है। अब पूरे खानदान को तो पोस्ट करने से रहे। इसके रूखे से अंदाज में मोहतशिम के चेहरे पर भी संजीदगी छा गई। इसलिए तो तुम लोगों की शिकायत खत्म नहीं होती। जिनको इस शबे में आना चाहिए उन्हें आने नहीं देते, फिर कटपट लोग कैसे खत्म होंगे? लेकिन मैं अंकल से मेरी बात हो चुकी है, वो बिल्कुल मुतमईन है। मोहतशिम ने गाड़ी आगे बढ़ाई। देखिए, आप अली की दिलचस्पी को भी मद्देनजर रखें। आपके लिए तो खैर बिजनेस भी है, पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। फक्त पुलिस की नौकरी से तो काम नहीं बनता। वह साफ गोई का मुजाहिरा कर रही थी। मोहतशिम ने उसे घूरा। तुमने तो पीएचडी क्या है इस मसले पर? आप न माने तो अलीदा बात है। ऊपर की आमदनी तभी अच्छी लगती है जब हलाल की कमाई पूरी न पड़ रही हो। वह अपनी बात पर अड़ी हुई थी। गलत फहमी है तुम्हारी। ऊपर की आमदनी तब अच्छी लगती है जब दिल से खौफ खुदा खत्म हो जाए, हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाए। इसकी पेशानी पर शिकने हो गई थी। लेकिन अशीब जानती थी कि अली इस जॉब के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। वे जो वे इन जोशीले और जज्बाती लड़कों में से था जो हर काम का फौरी और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। और अली के ख्वाबों से अशीब से भरकर भला और कौन वाकिफ होता? वह हमेशा एक कदम जमीन पर और दूसरा कदम आसमान पर रखने की तुक व दू में मसरूफ रहता था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बिजनेस की लाइन में आए। एमबीए करके अशीब ने बहुत आम सा अंदाज अपनाया था। मगर मोहतशिम के अंदाज मगर मोहतशिम के अंदर जो उखाड़ पछाड़ मची थी, इससे वह बिल्कुल नावाकिफ थी। वह अशीब की इस आनाकानी को और ही मायनों में ले रहा था। रुलते फिरते हैं एमबीए और बीबीए। जिनके पास सरमाया न हो वो रुलते हैं। हमारे पास तो खुदा के फजल से प्रॉपर्टी भी है और पैसा भी। और फिर सबसे बढ़कर ये कि अली भी इंटरेस्टेड है। मैं तो वैसे भी आजकल मैं बाबा जान से बात करने वाली थी कि वो फारिग वक्त में अली को अपने साथ रखा करें। अभी पेपर्स के बाद वो बिल्कुल फ्री होगा। वह बड़े खुशगवार अंदाज में बात समेट गई थी। मोहतशिम ने लब भींचे, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, पता नहीं तुमने मुझसे शादी कैसे कर ली। जरा सा भी फिट सॉफ्ट कॉर्नर्स नहीं है तुम्हारे दिल में पुलिस वालों के लिए। इसके अंदाज में नफ की शिकवे को महसूस किए बगैर वह हंसी थी। मुझे क्या जरूरत है पुलिस वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर्स रखने की? मेरे लिए पुलिस वाला ही काफी है। इसकी हल्की सी शरारत पर भी मोहतशिम का मूड खुशगवार नहीं हो सका था। गोया तो तुम अब अली पर भी वही दफ्तार लगाओगी जो तुमने मुझ पर लगाई थी।
اس کے چبھتے ہوئے انداز پر اشیب نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ ابھی تک وہ سب یاد رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، اس نے فی الفور نفی میں جواب دیا، پھر گویا وضاحت کی۔ اب تمہارا انداز دیکھ کر یاد آ گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر طمانینت سے ہنسی۔ تھینک گاڈ کہ آپ نے میری باتوں پر کان نہیں دھرے۔ اشیب کی بات دل بلانا بھی تھی اور گہری بھی۔ محتشم کا موڈ یک لخت بدلا تھا۔ تو گویا محبت ہو ہی گئی تمہیں بھی مجھ سے۔ محبت کا ریزن محبت ہی ہوتی ہے، اس لیے مجبوری تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر قدرے شرارت سے کہا۔ محتشم نے کچھ سوچ کر قدرے توقف کے بعد پوچھا تھا، اور اعتبار کتنا کیا ہے مجھ پر؟ بے اعتباری کے موسم میں تو محبت پنپتی ہی نہیں۔ آپ اپنی بات کریں جناب۔ وہ شوخی سے مسکرائی۔ اگر میں دن کو رات کہہ دوں تو؟ وہ امتحان لینے پر اتر آیا۔ اب اتنا بھی لوٹ نہیں مچی ہوئی ہے کہ آپ کی ہر جھوٹی بات پر ایمان لے آؤں۔ اگر میں آپ کی صحیح بات کو غلط سمجھوں تو آپ وضاحت کریں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ محتشم نے گاڑی گیٹس کے سامنے روک کر ہارن ہاتھ رکھا اور اسے دیکھنے لگا۔ محبت میں تو دھڑکنوں کے انداز اور سانسوں کی رفتار سے ایک دوسرے کی سچائی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے انداز میں قرید تھی۔ بی پریکٹیکل مومی، یہ زندگی ہے، اس میں ایسے بہت سے موڑ آتے ہیں جب آپ کو وضاحت دینی پڑتی ہے۔ خاموشی محض غلط فہمی کو جنم دیتی ہے۔ جس طرح الجھا ہوا ریشم ہاتھوں کے سلیقے سے سلجھتا ہے، اسی طرح زبان کے سلیقے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ وہ اب بھی بے حد سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، جبکہ محتشم پر سوچ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ پہلی ہی آواز پر وہ یوں جاگ گیا جیسے سویا ہی نہ ہو۔ دوسری گھنٹی سے پہلے ہی اس نے موبائل اٹھا لیا تھا۔ یس، موبائل کا بٹن پش کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز سنتے ہی اس نے جلدی مگر بہت احتیاط کے ساتھ سوئی ہوئی اشیب کے سر کے نیچے سے اپنا دایاں بازو نکالا اور بستر سے اتر گیا۔ باقی بات اس نے باتھ روم میں جا کر کی تھی۔ وہ ٹائم سے آدھا گھنٹہ دیر سے گھر آیا تھا۔ بہت سے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بالآخر ادیم نے لبنی کو پا ہی لیا تھا۔ آج ان کی منگنی کی تقریب تھی۔ محتشم نے 5 بجے آ جانے کا وعدہ کیا تھا۔ تقریب کا ٹائم 6:30 بجے کا تھا اور محتشم 5:30 بجے گھر پہنچا تھا۔ اشیب کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو رہا تھا۔ رابدہ نے محتشم کو دیکھتے ہی خوب جھاڑا تھا۔ بہت غلط حرکت ہے یہ مومی، جب پتہ بھی ہے کہ ٹائم دیا ہوا ہے تو پھر لیٹ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میں تو کب سے کہہ رہی تھی اشیب سے کہ ہم چلتے ہیں، صاحب بہادر اپنی ڈیوٹی بھگتا کر آتے پھریں گے، مگر اس بیچاری نے تمہارے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ 4 دفعہ فون آ چکا ہے اس کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، مگر تمہیں احساس ہو تب نا۔ اف! محتشم نے بے بسی سے بابا جان کی طرف دیکھا جو اس سارے منظرے سے خوب محظوظ ہو رہے تھے۔ اس نے احتجاج کیا، دیکھ رہے ہیں آپ بابا جان، میری ایک نہیں سن رہی ہیں، بس ڈانٹتی جا رہی ہیں۔ چلو بس کرو، پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، جا کر تیار ہو جاؤ۔ بابا جان نے ترس کھا کر اس کی جان بخشی کرائی تھی۔ آشو میرے کپڑے تو دے دو۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بڑا سلح انداز اپنایا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے بغیر رکھائی سے بولی، بیڈ پر پڑے ہیں آپ کے کپڑے۔ اس قدر بے التفاتی پر وہ اسے گھور کر سیڑھیاں پھلانگ تک چلا گیا۔ رابطہ کو اشیب کی ناراضگی کا پورا احساس تھا۔ اس کی بہترین دوست کی منگنی تھی۔ اس نے بطور خاص اشیب کو وقت سے پہلے بلایا تھا، مگر محتشم کی وجہ سے وہ لوگ لیٹ ہو چکے تھے۔ قدرے توقف کے بعد انہوں نے بے وجہ میگزین کے صفحات الٹتی آشیب کو مخاطب کیا تھا، جا کے دیکھو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اسے، اور اسے کہو کہ فوراً تیار ہو کے نیچے آئے۔
अशीब ने जजर बजर होकर उन्हें देखा। इस वक्त तो वो मोहतशिम से बात भी नहीं करना चाह रही थी। कजा कई यूं इसकी खिदमत में पेश पेश रहना, मगर बाबा जान की मौजूदगी में वो शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाई। सुस्त अंदाज में उठी और ऊपर चली आई। वह बाथरूम में था। वह बिस्तर के किनारे पर टिक गई। वह कपड़े बदल कर निकला और तेजी से शू रेक की तरफ बढ़ा था, जहां इसके पॉलिश शुदा जूते पड़े थे। पलटा तो आशिफ पर नजर पड़ते ही ठिठक गया। बहुत बेसाख्ता मुस्कुराहट इसके होठों पर फैली थी, मगर वो कतई इसकी तरफ मुतवजा नहीं थी। सर झुकाए गोया बेडशीट के फूल गिन रही थी। वह इसके पास बैठकर पैरों पर जराबीन चढ़ाने लगा। मम्मा की तो आदत है मुझे यूं डांटने की, तुम क्यों दिल पर ले रही हो? वह बड़े भोलेपन से कह रहा था। आशिफ तवक्के हस्बे तवक्के आशिफ ने तुनक कर उसे देखा। आप हैं ही इस काबिल, और मैं दिल पर नहीं ले रही। मुझे तो हसरत ही रही कि मम्मा आपसे एक हाथ भी जोड़ देती। ओह गॉड, वह बेख्तियार हंसने लगा। अभी नीचे मैं सोच रहा था कि आज तो तुम बिजलियां गिरा रही हो। इस सोच की ताबीर कितनी जल्दी निकल आई है। वाकई तुम मुझ पर बिजलियां गिरा रही हो। आपको जरा भी एहसास नहीं है किसके जज्बात का। इसकी शौखी आशिफ को अच्छी नहीं लग रही थी। वह रुहासनी होने लगी। वह जूते पहनकर खड़ा हुआ और ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा। फिर वह इसकी तरफ आया था। इतनी देर में इसकी बेरुखी आशिफ को अंदर तक काट गई थी। ईमान से आशू, ये अंदाज तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, इसने ईमानदारी से कहते हुए बाजू से पकड़कर आशिफ को अपने सामने खड़ा किया। जदीद तराश का नेवी ब्लू लिबास इसके सरापे को हसीन तर बना दे रहा था। सिहा बेहद सिल्की बाल इसके शानों पर बिखरे हुए थे, जो हमेशा ही से इसके हुस्न में इजाफा करते आए थे। वे ज्यादातर तक इसके हुस्न की ताब नहीं ला सका। फौरन ही मौम होने लगा, जैसे कि इसने ये रूप फक्त इसके लिए संवारा हो। आई एम सॉरी, फराख दिली से अपनी गलती मानते हुए इसने कदरे झुककर अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टकराई, तो हल्की सी मुस्कुराहट ने आशिफ के रूप को जगमगा दिया, जो कि साफ तौर पर सालह का ऐलान था। अब अगर तुम माइंड नहीं करो तो मैं एक गुस्ताखी कर सकता हूँ। वह शौखी पर उतरा तो आशिफ बुदक कर पीछे हटी। टाइम देखा है आपने? हर कोई पहुंच चुका होगा सिवाय हमारे।